हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक है रेजोनेंस का ही। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अपन ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मोर टाइप्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपने बोला था कि इमेजिनरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। तो मोर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंस है, तो उन मोर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, उनको आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो कुछ रूल्स है, कुछ सीक्वेंस है जिनके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स के सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो अपन ये कहते हैं कि सबसे पहले यदि अपन कहें कि नेचुरल आपके पास जो न्यूट्रल होती है, ठीक है, न्यूट्रल रेजोनेट फर्स्ट आपके पास होता है, वो कहता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल resonating structure are more stable than charged resonating structure। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास या न्यूट्रल स्पीसीज, जितनी भी न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या न्यूट्रल स्पीसीज ले लो आप, या जो भी अपने पास है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती है, मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू आपके पास है चार्ज स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज, चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है भाई। न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल होती है, मतलब न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चार्ज स्पीसीज बोलते हैं चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अपन किसी क्या कर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूँ आपके पास, कि आपके पास टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास मैंने ले लिया, यहाँ पे OH है, ठीक है भाई, और यहाँ जाएगा, यहाँ ट्रांसफर होगा। और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A और ये आपके पास B है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यदि किसी स्पीशीज पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्या है अपने पास, वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास मोर स्टेबल होगी कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे कि आपके पास A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रही है, मोर स्टेबल है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। ठीक है भाई, तो फर्स्ट सीक्वेंस रूल में आपके पास क्लियर है कि यदि आपके पास न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबल होगी कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करें, जैसे कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं कि जिसमें आपके पास चार्ज्ड होने के बाद भी कुछ एक्सेप्शनल अपने पास कंपाउंड्स है, कंपोनेंट है, जो चार्ज्ड होने के बाद भी अपने पास क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने पास क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। कुछ कंपाउंड्स हैं, एनी कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स अपने पास होते हैं जिनमें चार्ज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, फिर भी वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू न्यूट्रल। इनमें चार्ज प्रेजेंट होता है फिर भी मोर स्टेबल है कंपेयर टू न्यूट्रल, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा, एरोमेटिसिटी। क्या रीजन होगा, ओनली एरोमेटिसिटी की वजह से ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है अपने पास है, मोर स्टेबल होती है। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, कुछ स्पीसीज मिलेगी आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगी। यदि मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, क्लियर है, आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें देखा जाए अपने पास एक कंपाउंड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा बना रहा है अपने पास। अब यहाँ पर यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा आएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यदि इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके पास बनाऊंगा
उसमें क्या आएगा, एक साइड अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरी साइड अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहीं की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब एक रिंग पर कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पर तो क्या है अपने पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये एरोमेटिसिटी के कारण मोर स्टेबल हो रही है, मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से क्या होती है अपने पास है, मोर स्टेबल होती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिसिटी को क्या कर रही है अपने पास 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, क्योंकि एरोमेटिसिटी पढ़े नहीं अपन अभी, क्योंकि जस्ट रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों के बाद में क्या आने वाला अपने पास, रेजोनेंस आने वाला है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब जब अपन पढ़ेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे कि आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वहां पर अप्लाई होगी, और उसमें अपन देखेंगे कि जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है या हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है या हकल्स रूल्स को फॉलो कर रहा है, वे सभी कंपाउंड क्या कहलाते हैं अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो वहीं पे देखेंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि 6 पाई साइक्लिक है, प्लानर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, वो सभी के सब क्या होते हैं अपने पास, एरोमेटिक होते हैं, और एरोमेटिसिटी की वजह से आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, मोर स्टेबल हो जाती है। ठीक है, अब बात की जाती है कि भाई सर न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन यदि आपके पास मान लीजिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही चार्ज है भाई, न्यूट्रल और चार्ज, तो आपने बोला न्यूट्रल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू चार्ज, न्यूट्रल क्या हो रही है, मोर स्टेबल हो रही है कंपेयर टू चार्ज। लेकिन यदि आपके पास चार्ज स्पीसीज है, क्या है आपके पास चार्ज स्पीसीज है, तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मोर स्टेबल कौन होगा। ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास कुछ सीक्वेंस रूल है, ठीक है, जिनको अपन को फॉलो करना पड़ेगा क्रम बाय क्रम, एक वे में सीक्वेंस में आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अपन आसानी से बता सकते हैं कि चार्ज स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज अपने पास क्या होती है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है भाई, तो चार्ज स्पीसीज जो अपने पास है, इन चार्ज स्पीसीज ठीक है भाई, सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेटेड, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि यदि आपके पास मोर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो मोर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट वी ऑल कैलकुलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले उस चार्ज स्पीसीज में आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, कि जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम है तो आपके पास उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट, आपके पास स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, the number of covalent bond. First we calculated the number of covalent bond. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, अपन ये कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम, स्टेबिलिटी अपने पास मैक्सिमम, कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास फर्स्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैक्सिमम
number of covalent bond maximum number of covalent bond maximum stability मैक्सिमम। यदि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपके पास मैक्सिमम है तो उसकी स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद में चार्ज सेपरेशन, मतलब सेम चार्ज आपके पास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन आपके पास है। चार्ज सेपरेशन आपके पास चार्ज का क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेट चार्ज अपने पास। चार्ज सेपरेशन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। आपके पास चार्ज सेपरेशन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है भाई, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज सेपरेशन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। चार्ज सेपरेशन मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। चार्ज सेपरेशन मिनिमम, स्टेबिलिटी क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम। जितना ज़्यादा आप चार्ज सेपरेट करोगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है कि यदि मान लीजिए चार्ज ही सेपरेट, सेम सेपरेशन चार्ज प्रेजेंट है तो उसके बाद में आपको लिखना है चेक लाइक चार्ज नंबर ऑफ एडजेसेंट एटम्स, कि जो चार्ज आपके पास है उनको चेक करना है कि नंबर ऑफ एडजेसेंट एटम पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम यदि चार्ज आपके पास प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या लिखोगे आप नेक्स्ट, चेक लाइक चार्ज, चेक लाइक चेक लाइक चार्ज not present on adjacent atom, not present on adjacent atom। एडजेसेंट एटम पर चार्ज अपने पास, सेम चार्ज अपने पास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी ऑल कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर चार्ज सेपरेशन करेंगे। चार्ज सेपरेशन मिनिमम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर लाइक चेक लाइक चार्ज, चार्ज को चेक करेंगे कि नॉट प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, कि चार्ज एडजेसेंट एटम पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपन चेक करेंगे यदि ये भी अपने पास नहीं, ये भी सेम हो रहे हैं तो फिर कहेंगे अपन हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम more electronegative atom present in negative charge and less electronegative atom present in a positive charge। more electronegative atom present in a more electronegative atom present in negative charge and less electronegative atom present in positive charge is more stable resonating structure। यदि ऐसी पॉसिबिलिटी है
तो आपके पास क्या बोलोगे, एक मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगा अपने पास है, फॉर्मेशन होगा, दैट इज द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लाइक फिर अपन बोलते हैं कि यदि आपके पास किसी अनोदर कंपाउंड से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यदि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोमा स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी भी क्या होगी अपने पास, मोर होगी, मोर स्टेबिलिटी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन उससे पहले आपके पूरे पहले वाले जो सीक्वेंस है वो अपने पास क्या होना चाहिए, उसे अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको उसको देखना है। ये आपके पास हो गया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आपके पास क्या हो गया, रेजोनेंस। कि रेजोनेंस की यदि आपको स्टेबिलिटी आपको देखनी है तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आप इस आधार पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चले। तो उसके बाद में यदि मैं बात करूं, आपके पास कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन अब इसके अकॉर्डिंग कि क्या अपन किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो मोर स्टेबल होती है, कौन सी क्या होती है लेस स्टेबल होती है, उसे बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजोमेथिन, किस मैथिन के, अपन मैथिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं अपन, है ना। तो लिख देता हूं मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजोमेथिन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजोमेथिन, ठीक है बेटा। यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एजोमेथिन की बात करूं तो एजोमेथिन क्या होता है अपने पास, यहां पर क्या अपने पास CH2, ठीक है। एजोमेथिन बना ले अपन, एनाइंस ले लेंगे। एजोमेथिन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये होता है अपने पास। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यदि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ आपके सामने, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी, ओके। क्या बन रही है अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास CH2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस पर क्या आ गया, क्या यही बन रही है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N। एक अपन ये कहें कि आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि आपके पास N इधर क्या होगा अपने पास ट्रांसफर होगा, ये CH2 माइनस है यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसकी वजह से आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी। जिसमें इसको मान लूँ A, इसको मान लूँ मैं B, ठीक है। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना सकते हैं अपन कि ओनली अपन क्या करें, इस डबल बॉन्ड का ही डिलोकलाइजेशन करवाएं। किसका करवाएं अपन, इस डबल बॉन्ड का। इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 पे प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, A B और C, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने क्या है, प्रेजेंट है। ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। सही बना देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है ABC। अब यदि तीनों की मैं बात करूं तो तीनों में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, वो आपको क्या करेगा, डिपेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू इस रूल के।
ठीक है भाई। अब ए बी सी तीनों की मैं बात करूं, ठीक है, तो तीनों में आपके पास स्टेबिलिटी कहां पर, तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बोलो। यदि मैं ए की बात करूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। यदि मैं तीनों में बात करूं तो दो में आपके पास सेम डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है क्या, बोले चार्ज तो यहाँ भी सेपरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टेम्पर क्या प्रेजेंट अपने पास, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे बी इज मोर स्टेबल, फिर ए और फिर सी, क्योंकि सी की में तो अपने पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या अपने पास मिनिमम है, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास मिनिमम होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी अपने पास क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट, बट बी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ए और सी, क्लियर। उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, N2O। देखो CH2N2 है ना डायजोमेथेन, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दूं मैं आपको कि CH2N2 क्या होता है। तो अपन बोलेंगे CH2N2 डायजोमेथेन जो होता है वो एक गुड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये बेस होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके अलावा आपको मैं एक और बता दूं, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज होती है। कौन सी स्पीशीज होती है, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये हो रहा है कि ये एक इंटरमीडिएट बनाती है, कौन सा, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन या नाइट्रीन, तो मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, ये कार्बिन के मेथड एंड प्रिपरेशन में क्या आती है, काम आती है, ठीक है भाई। तीनों आपके पास क्या है, याद रखना है आपको कि इसका क्या यूजेज होता है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास बात कर रहा हूँ N2O की। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास स्टेबिलिटी आपको बतानी है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास आप लिख रहा हूँ N2O, ठीक है भाई। N2O की यदि मैं N2O की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ NNO, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं अपन, यहां पर प्लस और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है क्या। चले बनाए, ये हो गई ए इसकी बी बनाए अपन, ये यहां जाएगा, ये यहां ट्रांसफर होगा। तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, एन पे माइनस, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्डेड ओ, ये क्या होगी इसकी बी। हाँ जी सर, दोनों में से ए और बी में से मोर स्टेबल कौन है, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे सर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा अपन कहेंगे चार्ज सेपरेशन, हाँ जी सर चार्ज सेपरेशन है, प्लस और माइनस चल रहा है, सेपरेट हो रहा है। यहाँ पर अपने पास क्या है, 1 2 3 4 प्लस माइनस, एडजेसेंट एटम पर अपने पास चार्ज नॉट प्रेजेंट इन एडजेसेंट एटम पर नॉट प्रेजेंट इन चार्ज, एडजेसेंट एटम पर चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एडजेसेंट एटम पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा, इसलिए अपन कहेंगे कि तीसरा अपन ये कहें कि एडजेसेंट एटम पर यहाँ पर भी चार्ज है प्लस माइनस, और यहाँ पर भी एडजेसेंट एटम पर चार्ज होगा प्लस माइनस, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा रूल क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर अपने पास क्या अपने पास है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसकी वजह से अपन ये कहेंगे कि ए स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास क्या होगी, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई।
क्या रीजन दिया अपन ने, तो अपन कहेंगे कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेम्पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट वाला अपन ने यहां पर रीजन दिया। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इनोलेट आयन की बात कर लेते अपन। इनोलेट आयन को आप अच्छे से जानते हैं, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है अपने पास। एग्जांपल ले लेते हैं इनोलेट आयन का। इनोलेट आयन, इनोलेट आयन में क्या होता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड O, ठीक है, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड, ये होता है इनोलेट आयन। इसका इनोलेट आयन की रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। ये आपके पास फर्स्ट हो गई A, और सेकंड आपके पास क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये बनेगी क्या। सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो, तो सर 1 2 3 4, सर 1 2 3 4 सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 4 सेपरेशन नहीं लगेगा सर, दोनों में सेम है। तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है, तो बेटा यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए वजह यहाँ पर कार्बन पर क्या प्रेजेंट आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं है। लेकिन अपने कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन क्या होती है, अधिक होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उस पर यदि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो स्टेबल होगा। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो स्टेबल होगा। और इसी की वजह से अपन क्या कहेंगे कि B इज ए मोर स्टेबल, B क्या होगा अपने पास, मोर स्टेबल होगा, B इज मोर स्टेबल कंपेयर टू E। B आपके पास मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू A। ठीक है, चले नेक्स्ट यदि अपन बात करेंगे इनोलेट आयंस के बाद में एक और एग्जांपल ले ले अपन, जैसे अपन फिनॉल कंटेनिंग कंपाउंड्स की मैं अपन बात कर लूँ मैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर अपने पास OH है, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाते हैं कि ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, और आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर OH पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। हाँ जी भाई, दोनों में कौन स्टेबल होगा, तो अपन कहेंगे A और B, तो अपन बोलेंगे A इज मोर स्टेबल देन B। A क्या होगा अपने पास, मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू B। वो रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही अपन क्या करेंगे, रीजन देंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स यदि आपके पास आ जाए जिनमें आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आपसे बोला जाए कि कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी, तो आप कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल बताओगे, जिस पर आपके पास ज़्यादा आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी अपने पास, मोर स्टेबल होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस आपके पास क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। सर यदि रेजोनेंस के टाइप्स की मैं बात करूं तो अपन जनरली कहते हैं कि आपके पास रेजोनेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस डिपेंड कर रहा है आपके पास लगने वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि आपके पास एक ग्रुप ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, एक ग्रुप ऐसा है अपने पास जो नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डीलोकलाइज करवा रहे हैं और डीलोकलाइज के अकॉर्डिंग अपन ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस अपने पास कितने टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में उस पे लगने वाले समूह पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए अपने पास रेजोनेंस कितने प्रकार के होते हैं, अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, फर्स्ट होगा ठीक है, फर्स्ट आपके पास होगा +R और दूसरा अपने पास क्या होगा -R, +R रेजोनेंस और -R रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑब्लिक डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। +R क्या होता है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या होते हैं, इट इज ए इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑब्लिक रिलीजिंग, it is a electron donating oblique releasing group, it is a electron donating oblique releasing group। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है भाई, मतलब ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग कर रहे हो, वो क्या देते हैं अपने पास? रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। सो रेजोनेंस इफेक्ट, तो अपन कहेंगे इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या होंगे अपने पास? -R, इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। 100 रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? +R रिलीजिंग, -R आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन से हैं? यदि मैं एग्जाम्पलों की मैं बात करूँ आपके सामने, यदि एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लूँ आपके सामने, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे Z करके ले लेता हूँ मैं आपके सामने, OH, NH2, OH, NH2, OR, NR2। ठीक है भाई, OH, NH2, OR, NR2, OCH3, कोमा, और बताओ, O-। ठीक है, और क्या हो सकता है अपने पास? हेलोजन, SH-, कोमा X हेलोजन, इसमें क्या आ जाएगा? FCl, Br और I। ठीक है, यदि मैं फंडे की बात करूं, सर इसको कैसे पहचानोगे? देखो मेरा तरीका तो यह है कि आपको यदि इसका फंडा याद रखना है +R का, तो ये कह सकता हूं ऑल एल्किल ग्रुप, ऑल एल्किल ग्रुप क्या शो करते हैं? +I इफेक्ट शो करते हैं, नहीं करते हैं अपन आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑल ग्रुप present in a lone pair, on lone pair, present on lone pair। जितने भी ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, यदि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या दिखाएंगे? +R इफेक्ट शो करते हैं। याद रखना, हेलोजन पर माइनस चार्ज होते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से विड्रॉइंग ग्रुप होने के बाद भी ये अपने पास +R को क्या करती है? शो करती है। ठीक है भाई, ये +R को क्या करती है? अपने पास है शो करती है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप, और आप दूसरे अपने पास होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मैं बात करूं तो वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है अपने पास? एक्सेप्ट करती हो, वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखती हो, उन्हें क्या कहते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -R इफेक्ट शो करते हैं। बेटा यदि अपन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि जितनी भी डबल बॉन्डेड स्पीसीज है आपके पास,
यदि जितनी भी डबल बॉन्डेड स्पीसीज है, द्विबंध युक्त स्पीसीज है, डबल बॉन्डेड स्पीसीज है, वो सब की सब -R शो करेगी, क्योंकि इनमें पावर होती है। डबल बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग की क्या होती है, पावर होती है। या मैं कह सकता हूं कि यदि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स भी आपके पास प्रेजेंट हो, लेकिन हैलोजन नहीं होगा। हैलोजन का डोमिनेशन पावर अपने पास -I इफेक्ट और +R दोनों देखी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग अपन उसका ऑर्थो पैरा मेटा आगे जाके आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आपका हैलोजन का एक्सेप्शन रहेगा। अपन ये कहते हैं कि हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करती है, लेकिन बेंजीन रिंग क्या होती है, डीएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में एक्टिव क्यों नहीं होगी साहब? अरे भाई उसका -I भी लग रहा है, इसकी वजह से बेंजीन से क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, और उस इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो आप हैलोजन के केस को छोड़कर सभी केस में लगा सकते हैं, क्योंकि हैलोजन में आपके पास -I इफेक्ट इज मोर डोमिनेट टू +R इफेक्ट, कि -I इफेक्ट मोर डोमिनेट होता है कंपेयर टू +R इफेक्ट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसका ऑर्थो पैरा मेटा आगे जाके डिसाइड करेंगे। आपके पास एक टॉपिक है ऑर्थो पैरा मेटा का, उसे अपन वहां पर जाकर देखेंगे कि ऑर्थो पैरा मेटा को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये पता है कि +R और -R क्या होता है, तो आप आसानी से ऑर्थो पैरा मेटा बता सकते हैं। जरा मैं इसे बोलूं कि यदि जितनी भी +R स्पीसीज है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, बस ध्यान रहना चाहिए +R स्पीसीज क्या होती है। मतलब जो +R रेजोनेंस शो करता है, वो जितने भी +R रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सबकी सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग शो करेगी, तो आप आसानी से उसका आंसर दे दोगे। वहां पर फिर मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर हमने +R इफेक्ट देख रखा है और जितने भी +R ग्रुप है उनको भी हम जानते हैं। आप बेंजीन रिंग पे लगा के देखो, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड पे लगा के तो देखो, हम आपको ये बता देंगे कि ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे में अपन इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं और थोड़ा वहां पर पढ़ के भी आते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्लियर है। उसके बाद में यदि अपन बात करें इधर अपने पास -R ग्रुप की, तो -R ग्रुप में अपन ने क्या कहा था कि जितनी भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन अपने पास बेंजीन रिंग से क्या हो रही है, खींच रही हो, मतलब एक्सेप्टिंग होनी चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, NO2 सबसे अच्छा। NO2 देखना, जितने भी एग्जांपल होंगे सब डबल बॉन्डेड है, C ट्रिपल बॉन्डेड N, NO2, C ट्रिपल बॉन्डेड N, SO3H, ठीक है भाई, SO3H, COOR, C डबल बॉन्डेड OR, ठीक है, SO3H, C डबल बॉन्डेड R, COH, COOH, C डबल बॉन्डेड ONH2, ठीक है। जितने भी मैं स्पीसीज ले रहा हूँ आपके पास वो क्या, अपने पास COCl, C डबल बॉन्डेड OCl, ये सब के सब अपने पास क्या है, -R इफेक्ट को क्या करती है, शो करती है। ध्यान रखोगे, ठीक है। कौन सी इफेक्ट शो करती है, सबकी सब -R इफेक्ट को अपने पास क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो ये अपने पास दो टाइप्स है। कुछ स्पीसीज होती है जिनके पास हैविंग आपके पास प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, ऐसी स्पीसीज भी होती है अपने पास -R में, कुछ स्पीसीज है, ज़्यादा नहीं है। ये आपको ऐसे ही कुछ स्पीसीज है, देखो डबल बॉन्ड तो मैंने बोला ही, लेकिन सर और भी तो स्पीसीज है जो आपके पास क्या शो करती है, -R को शो करती है। हाँ जी सर, कैसे नहीं है, कुछ स्पीसीज है अपने पास, जैसे मैं कह सकता हूँ कि हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि ऐसी स्पीसीज जिनमें अपने पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि ऐसी स्पीसीज जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो भी आपके पास कौन सा इफेक्ट शो करती है, +R इफेक्ट शो करती है। अरे वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो खींचने की क्षमता रखेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, नंबरों पे बॉन्ड्स बढ़ाने की क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसलिए अपन कहते हैं कि वैकेंट डी ऑर्बिटल यदि स्पीसीज है आपके पास तो वो भी आपके पास क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि वैकेंट ऑर्बिटल में तो अपन फॉस्फोरस में चल जाएं, ठीक है, Pr3+, इट इज ए मोर स्टेबल। और कौन सा इफेक्ट शो करती है अपने पास, सॉरी Pr+3, आपके पास से कौन सा रेजोनेंस शो करेगी, तो -R शो करेगी। मैंने कहा था प्लस ये कोई जो भी डबल बॉन्ड हो, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं हो तो फिर आपको क्या देखना है कि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो कोई नहीं है, क्योंकि यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। कॉमा Sr2+, कॉमा AsR2+, ऐसी स्पीसीज आपके पास AsR3 होगा यार, AsR3+, ऐसी स्पीसीज भी आपके पास क्या कहलाती है, अपने पास -R इफेक्ट हो करती है, शो करती है। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है,
ठीक है, तो प्लस आर और माइनस आर खत्म। अब कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स देख लेते हैं जिनके द्वारा अपन प्लस आर और माइनस आर होते हैं, या कुछ स्पीसीज ऐसी भी देखी गई है केमिस्ट्री में। अब तक अपन ने ये प्लस आर और माइनस आर इतना देखा है, लेकिन ये मैंने डिटेल से लिख दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लस आर है, लोन पेयर वाले तो प्लस आर ही होंगे सर, डबल बॉन्ड वाले माइनस आर होंगे सर। एक बात और हमने सीख ली कि यदि किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वो यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो भी आपके पास क्या दिखाएंगे, माइनस आर क्या करेंगे अपने पास से शो करेंगे। वो भी क्या शो करेंगे अपने पास है, माइनस आर इफेक्ट को शो करेंगे। क्लियर। उसके बाद में अपन चर्चा करें नेक्स्ट कि कुछ ऐसी कंपाउंड है, ऐसी स्पीसीज है अपने पास, कुछ ऐसी स्पीसीज अपने पास है जिनमें आपके पास वो प्लस आर भी शो करते हैं और वो क्या शो करते हैं, माइनस आर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। कुछ स्पीसीज अपने पास, कुछ स्पीसीज ऐसी है जो प्लस आर को भी शो करती है और किसको शो करती है, वो माइनस आर को भी क्या करती है अपने पास से शो करती है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीजों को देख ले अपन जो प्लस आर और माइनस आर दोनों को क्या करती है, शो करती है। तो देयर आर सेम ग्रुप ए विद सॉ बोथ प्लस आर एज वेल एज ए माइनस आर, कि यदि आपके पास there are same group A, there are same group A present so plus R एज वेल एज माइनस आर। यदि आपके पास सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लस आर एज वेल एज आपके पास क्या शो करता है, माइनस आर शो करता है। वो डिपेंड करता है वो कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल है फेनिल ग्रुप। जो फेनिल ग्रुप है वो प्लस आर एज वेल एज माइनस आर दोनों क्या करता है अपने पास शो करता है। जो फाइनल ग्रुप है वो आपके पास क्या करता है, प्लस आर एज वेल एज माइनस आर दोनों इफेक्ट अपने पास क्या करता है, वो शो करता है। ठीक है, यदि अपन यहाँ पर बात करें तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर दिया अपने पास प्लस आर को क्या कर रहे हैं, शो करते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहे हैं अपने पास, माइनस आर को शो कर रहे हैं। ठीक है, डोनेट कर रहे हैं उसे प्लस आर, जो एक्सेप्ट किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे अपन, माइनस आर बोला जाएगा। ठीक है ना, इसको यहाँ से ले लो, यहाँ से डिलोकलाइज नहीं हो रहा है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है, जिधर से आपको करना है उधर से देखो। आप जो डोनेट करेगा डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ है ना, इधर ये गया, तो ये आपके पास डोनेट कर रहा है तो इसे क्या बोल दिया अपने प्लस आर, और ये आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे ये डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब बाहर की ओर जा रहा है तो उसे क्या बोल दिया, माइनस। बस ये एक फेनिल ग्रुप आपके पास जो एज वेल एज दोनों प्लस आर और माइनस आर क्या करता है, शो करता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी ग्रुप पर आप इसे लगा रखें। ठीक है भाई, चले। लेकिन कुछ सम स्पीसीज ऐसे होती है जो नाइदर शो प्लस आर एंड नो शो माइनस आर। देयर आर सम स्पीसीज there are some species there are some species not so plus r and minus r। ठीक है भाई, नाइदर सो प्लस आर एंड नॉट सो माइनस आर। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो प्लस आर और माइनस आर दोनों को क्या नहीं करती, अपने पास शो नहीं करती। ठीक है, वहाँ पर अपन कुछ अलग इफेक्ट देखकर अपन उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, स्पीसीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे NR3+, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो आपके पास NR3+
ठीक है, ये आपके पास प्लस आर भी शो करती है, ना तो प्लस आर शो करती है, ना क्या करती है माइनस आर शो करती है। लेकिन अपन इसमें क्या मानते हैं, अपन माइनस आर के अकॉर्डिंग अपन जैसे माइनस आई आगे जाके दिखाऊंगा मैं भाई, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़िए आप, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ये तभी अपन शो करेंगे जब अपन ऑर्थोपैरा, क्योंकि इसमें प्लस आई और ये सब इससे इफेक्ट है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन है ये सब कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद भी सोल्व करेंगे। लेकिन अभी एक ध्यान रखेंगे कि ये प्लस आर माइनस आर शो करते तो नहीं, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं है। आपने ये कहा था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल हो तो ही उसे माइनस आर बोलोगे आप, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये आपके पास नहीं करेगी। जैसे NH3+, यदि किसी स्पीसीज पर NH3+ लगा हुआ है तो ये भी आपके पास इफेक्ट शो नहीं करती है। जैसे OH2+, ये भी आपके पास शो नहीं करेगी। OH2+, नेक्स्ट अपने पास OH2+, OR2+, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है और वो आपके पास यदि किसी ग्रुप पर लगी हुई है तो वो ना तो प्लस आर शो करती है और ना ही क्या होती है माइनस आर को क्या करती है वो शो करती है, ना तो प्लस आर शो करती है और ना ही वो क्या करती है अपने पास माइनस आर क्या करती है शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के कितने टाइप्स हैं और रेजोनेंस के टाइप्स क्या है, और रेजोनेंस आज ऐसे करके अपने पास जो खत्म होता है टॉपिक क्या होता है, रेजोनेंस से अपने पास क्या होता है खत्म होता है। ठीक है, जैसे स्पीसीज NR3 का एक देख लेते अपन, ऐसे लगी हुई मिलेगी आपको। अब अपन को लगता है कि सर ने बोल रखा था, आपसे पूछा जाए बताओ इस स्पीसीज में प्लस आ लगेगा या माइनस आ लगेगा, तो अपन तो ये जानते हैं कि हाँ साहब बोल रखा है कि पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस आर लगा दो, लेकिन वो लगेगा थोड़ी कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन पर क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। होता है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता ना, तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्लस आर लगेगा या माइनस आर लगेगा, क्योंकि अपन ने तो ये कहा था कि जिसके पास वैकेंट अट्रैक्टिंग पावर, आपके पास खींचने की क्षमता हो, विड्रॉइंग करने की क्षमता हो, एक्सेप्टिंग की पावर हो, वही तो शो कर सकते हैं माइनस आर। डेफिनेशन पे जाइए, ना कि आप उस कंसेप्ट फंडों पे जाइए, लगाने वाले कोई क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है उसके ऊपर ना जाना, आपको क्या बनाना ओनली कंसेप्ट इसका डेफिनेशन लगाना है। डेफिनेशन ये कहती है कि एक्सेप्टिंग ग्रुप होना चाहिए, एक्सेप्टिंग ग्रुप होना चाहिए। तो क्या नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्या, तो अपन बोलेंगे नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि मैं कह चुका हूं आपको कि यदि किसी स्पीसीज है उसके पास क्या होना चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या दिखाती है माइनस आर रेजोनेंस को क्या करेगी शो करेगी। बिना वैकेंट डी ऑर्बिटल कोई भी स्पीसीज माइनस आर शो नहीं करेगी, तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि NR3 अपने पास क्या होता है माइनस आर शो करता है और उसको अपन बोल दिया जाता है कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन NR3 के लिए बोल देते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। अरे भाई मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर माइनस आर रेजोनेंस शो कर रहा है, क्योंकि अपन ये आगे जाके बोलेंगे कि जितनी भी माइनस आर स्पीसीज है वो मेटा डायरेक्टिंग होगी और जितने भी प्लस आर स्पीसीज है वो क्या होगी अपने पास है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगी। तो क्या बोल सकते हैं कि अपन कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है वो आपके पास माइनस आर शो नहीं करेगी, मेटा डायरेक्टिंग होना उसकी एक अलग बात होगी। ठीक है, तो उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आपके पास खत्म होता है, मतलब रेजोनेंस कंसेप्ट आपके पास क्या होता है खत्म होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस के प्रकार, रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या रेजोनेंस के टाइप्स, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उस रेजोनेंस के कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हो खत्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। आज के लिए अपने पास रेजोनेंस खत्म होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। थैंक यू।